स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डी व एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चैप्टर 7 जो हमारा था पी ब्लॉक के तत्व जो थर्ड थे ग्रुप के, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हमें पढ़ना था डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अंतः संक्रमण तत्व पढ़ना था, हमें संक्रमण तत्व पढ़ना था। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में और पढ़ते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, उनके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 ये 2 पार्टों में बटा होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो चैप्टर का नाम हमारा डी व एफ ब्लॉक के तत्व, तो हेडिंग पहली डाल दीजिएगा डी व एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी डाल दीजिएगा डी या एफ ब्लॉक के तत्व। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम डी ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक तत्व के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पूरी सभी को लर्न करने के लिए भी बोला गया था और पूरी आपने टेबल भी बनाई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को संक्रमण तत्व या डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आने वाले तत्वों को ही क्या बोलते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए उस आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो तो काफी बड़ी है, लेकिन उसका हम कुछ पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। तो देख लीजिए, नीचे लिखा भी हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, मतलब दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं उस सारणी को। तो देखिए, ये हमारी है टेबल बनी हुई है आधुनिक आवर्त सारणी। देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से ये हमारी टेबल बनी हुई है। इसी को बोलते हैं संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में है ये हमारे यस ब्लॉक के तत्व हैं और इधर हमारे पी ब्लॉक का तत्व, और उन दोनों के मध्य में जो ये बने हुए हैं रेड रेड का है चिन्ह, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से ये पहली लाइन में दिए हुए हैं ये। ठीक है, और ये यहाँ पे दी हुई दूसरी लाइन के है, ये हमारी तीसरी लाइन के, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं इनको, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि यहाँ लाल रंग वाले हिस्से में आने वाले सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। किसको बोलते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक तत्व में हमने पढ़ा था संक्रमण तत्व भी कहते हैं डी और एफ ब्लॉक को। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्व में उसकी डिफिनीशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संक्रमण तत्वों का जो n-1 डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। जो संक्रमण तत्वों का n-1 डी उपकोष है वो आंशिक रूप से भरा हुआ रहता है। संक्रमण तत्वों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। जो संक्रमण तत्वों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो लास्ट होता है, जैसे यहाँ से होता है n-1 का मतलब क्या है, तो n-1 का मतलब है अपूर्ण। ठीक है, डी ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, अपूर्ण होता है। और जो डी ब्लॉक में अपूर्ण होता है, जैसे 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 10, तो 10 तक होते हैं इनके डी ब्लॉक भरे जाते हैं डी में, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे जो 1 से 9 तक की संख्या जो भरी जाती है उसे अपूर्ण कक्षक बोला जाता है। क्या बोलता है,
अपूर्ण कक्षक, ठीक है। जो 10 नंबर होता है वो संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है, लेकिन वो संक्रमण तत्व के अंदर नहीं आता है, क्योंकि संक्रमण तत्व ये बताता है कि वो आंशिक रूप से भरा रहता है, मतलब कभी भी वो पूरा भरा नहीं रहता है। तो डी कक्षक में जब हम करेंगे तो 1 से 9 तक वाले सारे क्या हो जाते हैं, यही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, मतलब अंतिम के पिछले कक्षक में प्रवेश करता है। यही कारण है कि इन तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। ये है डी ब्लॉक के तत्व। तो देखिए डी ब्लॉक तत्व की जो पहली श्रेणी है वो होती है स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक, जिंक तक। दूसरी होती है हमारी वाई से लेकर सीडी तक, और तीसरी होती है हमारी एलयू से लेकर कहाँ तक, सीडी तक, ठीक है। तो ये पूरी श्रेणी जो आती है ये क्या आती है, डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आती है। लेकिन जो मेन हम लेते हैं, मेन जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो वो लेते हैं, कौन से पॉइंट लेते हैं, हम लेते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो चलिए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की हम बात कर लेते हैं। देखिए इन तत्वों को हम मेनली बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, या संक्रमण तत्व, ये संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। अब देख लीजिए हम अगर गणना करें तो जो 21 का होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम सेकेंड को बोलते हैं, इसका 22 होता है परमाणु क्रमांक, वेंडेनियम की बात करें इसका 23 होता है, क्रोमियम की बात करें इसका 24 होता है, मैग्नीज की बात करें इसका 25 होता है, और Fe की बात करें तो इसका 26 होता है। कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट का यहाँ पे 27 होता है, ठीक है। इसकी Na की बात करें तो देखिए इसका 28 होता है, और Cu का होता है 29, और Zn का होता है 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको याद करने की ट्रिक बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होती है, हमें डी ब्लॉक तत्वों में केवल इसे ही सबसे पहले लिखना होता है, तो इसे हम याद कर लेते हैं, ठीक है। इसे याद करने की एक ट्रिक है, जो सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं, तो देख लीजिए उस ट्रिक को याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 21 से लेके कहाँ तक होते हैं, 30 तक। अब इसकी याद करने की ट्रिक कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, तो देखिए एससी से मतलब क्या हो जाएगा, साइंस, क्या मतलब हो जाएगा, साइंस, ठीक है। टीआई से मतलब क्या होगा, टीचर, टीआई से मतलब क्या हो जाएगा, टीचर, साइंस टीचर, ठीक है। वी से अगर बात करें तो वी से हम लिख सकते हैं विनीता, क्या लिख सकते हैं, विनीता, ठीक है। और सीआर की बात करें तो सीआर से लिख सकते हैं कृपलानी, क्या लिख सकते हैं सीआर को, कृपलानी। यहीं पे अगर एमएन की बात करें तो इसको बोल सकते हैं मन, क्या बोल सकते हैं एमएन से, मन। अब देखिए यहाँ पे अगर एफई की बात करें, नीचे स्पेस नहीं हम ऊपर लिख सकते हैं, तो देखिए एफई की अगर बात करते हैं तो एफई को फे बोल सकते हैं, फे, ठीक है। और को, सीओ को, ठीक है, को बोल सकते हैं, फे को, ठीक है। अब देखिए फेको, और एनआई की बात करें तो यहां से क्या होगा, नहीं, क्या लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है, नहीं लिख देंगे। अब यहां से सीयू की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, तो सीयू से हम बना सकते हैं क्यों, क्या बना सकते हैं, क्यों, ठीक है, लिख दिया क्यों। और जेडियन से करेंगे बात तो जेडियन को हम बोल सकते हैं जिंदा, या जन्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मन फेंको नहीं क्यों जन्मी, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। बनाने को आप कई तरीके से बना सकते हैं, इसकी ट्रिक याद करने की, ठीक है। तो आप जैसे बनाना चाहें आप वैसे ही बना दीजिए। फर्स्ट ईयर में आपको बताया भी गया था कई तरीके से बनाना, इनको याद करना, और सिखाया भी गया था कि आप इनको अपनी मर्जी से, अपने मन से इनकी ट्रिक बना सकते हैं, जिसके माध्यम से ये आपको याद हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को देख लीजिए, अच्छी है, याद हो जाएगी जिससे ये। तो देखिए अगर याद नहीं होते हमको तो हम इस तरह से याद कर लेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नहीं
क्यों जन्मी। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंको नहीं क्यों जन्मी। तो देखिए SC से क्या होता है साइंस, TI से क्या होता है टीचर, V से क्या हो जाएगा विनीता, CR से क्या हो जाएगा कृपलानी, YMN से क्या हो जाएगा मन, और FE से क्या हो जाएगा फे, और को से क्या हो जाएगा को, और मतलब CO से क्या हो जाएगा को, NI से हो जाएगा नहीं, और CO से हो जाएगा क्यों, और जड़ियन से क्या होगा जन्मी। तो ये इसे ट्रिक है जो याद करनी है, जिसके माध्यम से हम स्कैंडियम से लेकर जड़ियन जिंक तक की जो होती है इसकी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको याद कर सकते हैं। ये 3D के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम इनको याद कर सकते हैं आसानी से, तो इनको याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए हम इनके थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए अभी हमने बताया था कि जो स्कैंडियम का होता है कितना होता है 21, टाइटेनियम कितना होता है 22, वेनेडियम कितना होता है 23, क्रोमीन का कितना होता है 24। ठीक है, Mn की बात करेंगे तो Mn का कितना हो जाता है 25। यहाँ पे बात करेंगे Fe की तो कितना होता है 26। CO की बात करेंगे 27। Na की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। Cu की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। जड़ेन की बात करेंगे तो 30। ठीक है, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो देखिए इनके जो लास्ट वाला कक्षक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से पहले हम पूरा करके दिखा देते हैं। जैसे 21 का करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, इसी से करते हैं 3s स्क्वायर 3p6। ठीक है, फिर 3d कितना हो जाएगा गिन लीजिए 2 2 4 6, कितना होगा 10, 2 और 3s स्क्वायर। ठीक है 3 6 3p6 6 और 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 आ रहा है। तो 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18, और 18 और 2 3 मतलब आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखिए फिर से हम देख लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का 21 होता है, इसका हम लिख देते हैं। इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s स्क्वायर। ठीक है 2s स्क्वायर, फिर क्या होता है 2p6, फिर क्या होता है 3s स्क्वायर 3p6। ठीक है, एक चीज आपने पढ़ी थी 3 होगा यहाँ पे, सॉरी 3 होगा, आपने पढ़ी थी आफ-बाऊ का नियम। किसमें पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपको समझाया भी गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आफ-बाऊ के नियम के आधार पर ही होता है। आपको पढ़ाया गया था कि आफ-बाऊ का जो सिद्धांत होता है उसी नियम पर ही हमारा जो होता है ये पूरा जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर यहीं पे हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का पहले का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले हम 4s वाले लिखते हैं, उसके बाद डी वाली वैल्यू लिखते हैं। तो 4s में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा तो डी वाला जब कक्षक भरते ही हैं, क्योंकि 3d 4s के बाद हमेशा भरा जाता है, आप बाऊ का नियम यही कहता है तो उसी के हिसाब से हमको भरना होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देख लीजिए पहले में कितना आया 1, यही सेम प्रोसेस पूरा चलेगा। अब हम बात करेंगे 22 की। ठीक है, 22 वाले में सेम यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 23 वेंडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहीं क्रोमियम की बात करेंगे 4 हो जाएगा। यहीं पे मैग्नीज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए, क्रोमियम में भी 5 ही रहेगा और यहाँ पे कितना भरा जाएगा 1। देख लीजिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे जो डी ब्लॉक तत्व में क्रोमियम होता है और ये कॉपर होता है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर ये दोनों क्या होते हैं अपवाद होते हैं। क्या होते हैं अपवाद, ये आफ-बाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको आफ-बाऊ के नियम पालन ना करके किस तरह से भरा जाता है, तो देख लीजिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, इसका कितना होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6
3s², एक मिनट, 3s², 3p6, 4s² और फिर होता है 3d4। देखिए अब यहीं पे गलती हुई, यहाँ पे क्योंकि ये आप बाउ सिद्धांत का पालन नहीं करता, इसलिए यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाता है और वो इलेक्ट्रॉन बगल में भर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे 3d5 हो जाता है और यहाँ पे 4s1 ही रहता है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये अपवाद होता है। और सेम यही प्रोसेस जो कॉपर का 29 होता है, सेम यही प्रोसेस इसमें भी करते हैं। यहाँ पे 1 भरते हैं और यहाँ पे कितने भरते हैं, 10 भर देते हैं। ठीक, तो कॉपर और क्रोमियम यहाँ पे जो डी ब्लैक तत्व में होते हैं ये अपवाद का काम करते हैं, ये अपवाद होते हैं, ये आप बहुत सिद्धांत के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, क्योंकि 1 से लेके 9 तक सब में संख्याएं आती हैं, तो ये सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन यहाँ पे जो जड़यन होता है ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये डी ब्लैक तत्व के अंतर्गत आता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देख लीजिए आगे अगर बात करें तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए थ्योरी देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों के संयोजकता कोष, मतलब सबसे जो लास्ट वाला कोष होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d से लेके 1 से 10 तक होता है। और ns, यहाँ से ns का मान कितना होता है, मतलब जो s वाला कक्षक भरा जाता है वो 0, 1, 2 उनका वैल्यू भरी जाती है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को उनके कक्षक भरने के श्रेणी के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले 3D, फिर 4D और फिर 5D और फिर 6D श्रेणी होती है। अर्थात तत्वों के कक्षक 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है, भरने के अनुसार इन्हें निम्न 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणियों के तत्वों को निम्न प्रकार रखा गया है या इन श्रेणियों में निम्न तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। तो चलिए इन तत्वों को देख लेते हैं। देख लीजिए ये है तत्व, एक मिनट, शायद यहाँ पे पूरे नहीं है, 60 वाली नहीं है श्रेणी। चलिए आगे देख लेते हैं हम 60 वाली। देख लीजिए यहाँ पे पूरे टोटल दिए हुए हैं 6D और 3D। तो ये जितने भी आते हैं ये 3D के अंतर्गत आते हैं। ये कितने के आते हैं, ये भी डी ब्लॉक तत्व ही कहलाते हैं। ये 4D के अंतर्गत आते हैं। ये कितने कहलाते हैं, तो ये 5D के अंतर्गत आते हैं। और ये जो नीचे वाली लास्ट रो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये 3D के अंतर्गत आती हैं। संक्रमण तत्व केवल Sc स्कैंडियम से लेकर जड़यन तक ही लिए जाते हैं, मतलब यहाँ तक होते हैं, लेकिन Cu तक ही होते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, और यहाँ पे बाकी ये 4D, 5D, 6D श्रेणी जो होती है ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है।